हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का, आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट। बहुत ही शानदार तरीके से जो हमारा ट्रायंगल का सेशन चल रहा है उसको आज हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था, पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं फिर आगे चलेंगे। ठीक है, सभी चीजों को आप बिल्कुल ध्यान से समझना, ध्यान से समझते हुए मेरे साथ चलना। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सब चीजें आप ध्यान से देखना। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। अब तक आपको ट्रायंगल का काफी चीजें समझ आ गई होंगी। इन सेंटर क्या है, सरकम सेंटर क्या है, कहां कहां उसकी जरूरत पड़ती है, कैसे कैसे उसको करते हैं। आगे आज हम सेंट्रोइड पढ़ेंगे और ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे। ठीक है, इन सबसे ही क्वेश्चन बनता है, मेनली इन सबसे ही क्वेश्चन बन जाता है। मतलब इन सेंटर से ज्यादातर क्वेश्चन इन सेंटर से ही निकल जाता है, इन सेंटर से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। फिर सरकम सेंटर का आ जाता है, सरकम सेंटर से क्वेश्चन बन जाता है। सेंट्रोइड से भी बनते हैं क्वेश्चन, ऑर्थो सेंटर से कम क्वेश्चन बनते हैं पर पूछ लेता है लंब के अंदर से। ठीक है, तो आज की क्लास की जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आरआरबी जेईई में जो क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन का काफी साथियों ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसी के साथ फिर आगे इसमें मैं सेंट्रोइड को एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि आगे इसमें हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं हमें दे रखी हैं बीसी, सीए और एबी, है ना। ट्रायंगल एबीसी की हमें क्या दे रखी है, भुजाएं दे रखी हैं ए, बी और सी। ये हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है। फिर इन्होंने कहा कि उस ट्रायंगल एबीसी पर डी, ई, एफ तीन बिंदु हैं। जैसे अलग अलग इन्होंने बिंदु दे रखे कि डी, बीसी पर बिंदु है डी, सीए पर बिंदु है ई और एबी पर बिंदु है एफ। इस तरह से इन्होंने ये बिंदु दे रखे। फिर इन्होंने कहा कि यदि ट्रायंगल एबीसी का मान, ठीक है, यदि ट्रायंगल एबीसी का मान, एबीसी का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमसे जो यहां पर एक समलंब चतुर्भुज बन रही थी, कौन सी, एफ बी सी ई, एफ बी सी ई, इसका हमसे एरिया पूछा था कि इसका एरिया क्या होगा। आप में से काफी विद्यार्थियों ने इसका आंसर बिल्कुल सही किया, मैक्सिमम मोस्टली सही किया। मैं आपको समझा देता हूं कि मैंने इसके बारे में कल आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर ये पूरी साइड ए है या फिर बी है तो ये उसकी आधी होती है, ये हम जानते हैं क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट से मिलकर बनी है। मैंने आपको एक बात कल और भी प्रूफ की थी कि अगर इस पूरी का एरिया 4 है तो इसका एरिया कितना होगा, 1 होगा। इसका एरिया कितना होगा, 1 होगा। ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं। मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहा हूं। ट्रायंगल एबीसी का एरिया और ट्रायंगल एएफई का एरिया, ट्रायंगल एबीसी का एरिया और ट्रायंगल एएफ का एरिया का अनुपात क्या होगा, 4:1 होगा। ये मैं कल बता चुका हूं, क्योंकि अगर ये साइड आधी होगी, a/2 होगी, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, h/2 होगी। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा। मतलब अगर ये पूरे का एरिया 4 है तो इसका एरिया क्या है, 1 है। आपको ऐसे मैंने ये कल समझा दिया था। फिर मैंने आपको एक बात यहां पर और रखी कि इस पूरे का एरिया अगर 4 है तो इस छोटे का एरिया कितना है, 1 है। तो भाई साहब आपको पता चल गया कि इसका एरिया कितना है, 3 है। इसका एरिया कितना है, 3 है। बस आपको इतना ही समझना था। और आपको 4 किसके बराबर दे रखा है, 20 के बराबर दे रखा है। आपको 4 किसके बराबर दे रखा है, 20 के बराबर दे रखा है। तो 3 का मान क्या होगा, 3 का मान मुझे बताना था, 20/4 गुना में 3। और ये कितने पर कट रहा है, 5 पर कट रहा है। तो 5 दिया 15, 15 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। अगर आपसे ये ऊपर वाले का एरिया पूछता, मतलब 1 का मान निकालने को कहता, तो 1 का मान क्या हो जाता, 5 हो जाता। 20/4 आप कर देते तो इसका मान क्या रह जाता, 5 रह जाता। इस तरह से भी आप कर सकते थे। किसी भी तरह से आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना था कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आपको सीधा सीधा पता चल रहा था कि 1:3 में ये एरिया बट रहा था। टोटल एरिया 4 था, 4 किसके बराबर, 20 के, तो 3 किसके बराबर, 15 के। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। यहां तक पूरी बात क्लियर हो रही है। फिर हम इसमें एक प्रॉपर्टी आगे और चलते हैं जिसको कह देते हैं सेंट्रोइड, केंद्रक। अब उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि सेंट्रोइड क्या है और उसके ऊपर किस किस तरह से क्वेश्चन आपको बनते हैं, हम उसको देखते हैं ध्यान से। ये है सेंट्रोइड और इसको कहा जाता है केंद्रक। इसको क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि केंद्रक क्या है, कैसे कैसे ये बनता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए कि सेंट्रोइड से आप जैसे समझ रहे हो कि सेंट्रोइड क्या होता है। सेंट्रोइड होता है जो मीडियंस को मिलाने पर जो बिंदु बनता है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, सेंट्रोइड कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। मीडियंस, माध्यिका, ठीक है। अगर आप मीडियंस को मिलाते हैं, अगर आप मीडियंस को मिलाते हैं
ठीक है। तो जो ये माध्यिकाएं होती हैं, जो ये माध्यिका होती हैं, ठीक है, ये सब क्या करती हैं, एक बिंदु पर आकर, जो तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर आकर जो मिलेंगी, जो वो बिंदु होगा उसको सेंट्रोइड कहा जाएगा। और आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, मैं इसको आपको एक एक स्टेप एक्सप्लेन करता हूं कि माध्यिकाएं क्या है, मीडियन क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो मैंने यहां पर कहा कि हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है। हमने इस ए बिंदु से यहां पर एक मीडियन डाला, एक माध्यिका डाली, ये इस बीसी भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। माध्यिका का काम क्या होता है, मीडियन का काम क्या होता है, वो सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि वो परपेंडिकुलर होती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। परपेंडिकुलर होना मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना, वो सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा करेगी। अगर वो एक मीडियन है तो वो परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है। इसी तरह से जब आप यहां से एक डालोगे लंब, ऐसे ही एक यहां से आप डालोगे, तो ये सब क्या है, ये मीडियंस है। ये सब क्या है, ये मीडियंस हैं। ये अपनी अपनी सामने वाली भुजा को क्या कर रहे हैं, दो बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। तो जो ये बीच वाला बिंदु है, जो ये बीच वाला बिंदु है, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सेंट्रोइड। इसको क्या कहा जाएगा, सेंट्रोइड कहा जाएगा। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। इस तरह से आपको ध्यान देना है। अगर ये मैं बीच वाले बिंदु की बात करता हूं तो ये बीच वाला बिंदु क्या है, केंद्रक है, ठीक है। और इसको जो ये बिंदु बनता है, इसको हम मोस्टली जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप ध्यान रखना। हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और जो ये बिंदु होता है, ठीक है, ये सभी डायगोनल्स को, सॉरी, ये सभी मीडियंस को एक अनुपात में बांटता है। किस अनुपात में, उसको भी आप ध्यान रखना, 2:1 में बांटता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखना, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। अगर मैं इसका नाम दूं एडी, मैं अगर इसका नाम दूं ये एडी मीडियन है, तो एजी अपॉन जीडी का अनुपात क्या होगा, 2:1 होगा। एजी मतलब एजी रेशो जीडी का रेशो क्या होगा, एजी अपॉन जीडी 2:1 होगा। ये 2:1 में चलेगा। इस हिसाब से मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो टॉप का वर्टेक्स है, ठीक है, जिससे आपने मीडियंस को, माध्यिका को डालना स्टार्ट किया है, वहां से लेकर उस बिंदु तक 2 का अनुपात रहेगा। वो हिस्सा बड़ा रहेगा और नीचे वाला हिस्सा छोटा रहेगा। जैसे मैं अगर यहां से बात करता हूं तो ये भी होगा 2 और 1, तो हम इसको नाम देते हैं m। तो ये रहेगा बीजी रेशो जीएम, इसका मान क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये मान लेते हैं n है, तो मैंने कहा सी जी और सी जी और एन जी, इसका रेशो भी क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। ये आप पूरी तरह से ध्यान रखना, इन सब चीजों को आपने देखना है, ठीक है। ये सब चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। जिससे आपने इस मीडियन को डाला है, जिस बिंदु से आपने इस मीडियन को डाला है, वो हिस्सा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और जिस भुजा पर ये डला है वो हिस्सा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। जैसे 2:1 इस हिसाब से ये खेलता है। सब इस बात की गहराई को समझे आप, ठीक है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि मीडियंस क्या है, सेंट्रोइड कैसे काम कर रहा है, कैसे कैसे इसमें कह रहा है, सब इस बातों की गहराई को समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, कि सेंट्रोइड क्या है। इस तरह से ये क्लास मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी साथी एक बार मिलकर क्लास को शेयर करके आगे लेके चलेंगे बहुत शानदार तरीके से, हैं, ढीले मत पड़ो। अब इसमें देखो 2:1 ये रहेगा, ठीक है। कभी कभी आपको ये पूरे मीडियन की लेंथ देगा, उसका ऊपर वाला हिस्सा पूछेगा, कभी नीचे वाला हिस्सा पूछेगा, इस तरह से इसमें पूछता रहता है, आपको ध्यान रखना है। और देखो, और इसमें आपकी किस तरह की प्रॉपर्टी, चलो पहले इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास है। जैसे ये मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, बताइए मुझे। यहां पर आपको हिंदी में थोड़ा सा चेंज, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा 10 सेंटीमीटर कर लेना इसको, ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी में जी त्रिभुज का केंद्रक है। इन ए ट्रायंगल एबीसी जी इज सेंट्रोइड। If the length of AG is 10 centimeter, find the length of AD and DG. हमें क्या कहा गया, in a triangle ABC, G is centroid. If length of AG is 10 centimeter, find the length of AD and DG. ये हमसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। हमें पता था कि ये एक ट्रायंगल ABC है,
हमें क्या पता है कि ये ट्रायंगल ABC है और G इसका सेंट्रोइड है और AG क्या है, और AG इसकी लेंथ दे रखी है। मान लेते हैं कि G इसका सेंट्रोइड है और AG की हमें लंबाई दे रखी है, तो हमसे इन्होंने ये मतलब AD यहाँ पर क्या है, AD एक मीडियन है, इनको ये मेंशन करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ AD क्या है, AD एक मीडियन है, एक माध्यिका है, जिसमें G एक बिंदु है। G क्या है, सेंट्रोइड है। G यहाँ पर क्या है, सेंट्रोइड है। AD क्या है, मीडियन है, और G क्या है, सेंट्रोइड है, केंद्रक है। इन्होंने AG का मान दे रखा है 10। AG का मान क्या दे रखा है, 10। हमसे AD का और DG का मान पूछा। हमसे किसका मान पूछा, हमसे AD का और DG का मान पूछा। AD का मान क्या होगा और DG का मान क्या होगा। मैंने कहा देखो मेरी बात को समझो, ये 2:1 में इसको काटेगा, ये 2:1 में इसको काटेगा। 2 का मान क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। 2 का मान क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। तो भाई साहब 1 का मान क्या होगा, 5 होगा। तो आपको पता चल गया कि DG का मान क्या है, 5 है। इसी तरह से अगर AD का मान पूछेगा तो 3 का मान क्या होगा, 15 होगा, और ये क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। इस तरह से ये गेम चलेगा। तो आपको ध्यान रखना था, इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, AD, फिर बोला DG। तो AD कितना हो गया, 15, और DG कितना हो गया, 5। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, B इज द राइट आंसर। इस तरह से आपका चलेगा। फिर से एक बार ध्यान से देख लो आप, यहां पर आपको ट्रायंगल दे रखी है ABC, इसमें आपको G एक सेंट्रोइड दे रखा है, और इन्होंने कहा है कि AG का मान क्या है, 10 है। आपको पता था ये 2:1 में इसको काटता है। ठीक है, सेंट्रोइड से ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, 2 का, और नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, 1 का। अगर AG का मान क्या है, 2 है, तो भाई साहब DG का मान क्या होगा, 1। 2 किसके बराबर, 10 के, तो 1 किसके बराबर, 5 के। ये टोटल क्या हुआ, AD 3 हो गया। तो भाई साहब ये टोटल 3 किसके बराबर, 15 के। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी थी। आगे लेकर चलता हूं आपको, आगे भी आप एक चीज और भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन नहीं मैं कराऊंगा, पर आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं कि चीजें आप ध्यान से आपके समझ आ जाएं। जैसे मान लो कि आपको मैं यहां पर एक बात कर रहा हूं, एक ट्रायंगल हमारे पास है। ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC, एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC। फिर मैंने आपको यहां पर कहा कि भाई साहब ये इसका मध्य बिंदु है D और E, ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है D और E। अगर मैं इसको मिलाता हूं तो भाई साहब, अगर मैं इसको मिलाता हूं, अगर मैं पूछूं इसका एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे इसका एरिया होगा 1। अगर पूरे का एरिया क्या है, 4 है। यही तो हम कह चुके हैं कि भाई साहब ये किस अनुपात में होता है, एरिया 1:4 में होता है। कि अगर पूरे का एरिया 4 है तो ऊपर का एरिया कितना होता है, 1 होता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं ना, कि जब कभी भी मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर पूरे का एरिया क्या है, 4 है। अभी तो हमने इसको प्रूफ किया था। फिर मैं अगर कहूं कि भाई साहब मैं यहां पर भी एक मध्य बिंदु है, DEM है, मान लो मैं D और M को भी मिला रहा हूं, तो इसका एरिया कितना होगा, आप कहोगे इसका एरिया भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब अगर पूरे का एरिया 4 है तो ये भी तो उतना ही तो हिस्सा है, इसका एरिया भी 1 होगा। इसी तरह से अगर मैं इसको भी मिलाता हूं तो इसका एरिया भी कितना होगा, 1 होगा। तो आपको पता चलेगा कि 4 में से भाई साहब 3 हिस्सों का एरिया 1-1 है, तो इसका एरिया भी कितना होगा, 1 होगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब इससे एक नया रिजल्ट और निकल कर आया है, वो रिजल्ट क्या निकल कर आया है, आप इस पॉइंट को नोट करेंगे ध्यान से, कि जब एक त्रिभुज के, एक ट्रायंगल के, ठीक है, जब एक त्रिभुज के, एक ट्रायंगल के सभी मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है और ये एक ट्रायंगल बनती है, तो इसका एरिया कितना होता है, पूरी ट्रायंगल का 1/4 होता है। पूरी ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर पूरा एरिया 4 था तो ये एरिया क्या था, 1 था, तो ये 1/4 हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अगर सभी मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है, अगर सभी मध्य बिंदुओं को मिलाया जाता है तो ये एरिया कितना होगा, 1 होगा। आपको ध्यान रखना है, अगर पूरी मतलब पूरी ट्रायंगल का 1/4 होगा, पूरी ट्रायंगल के एरिया का क्या होगा, 1/4 होगा। आपको ये पूरी तरह से ध्यान रखना होगा इसके बारे में। क्या आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? ठीक है, इस बात को आप पूरी अच्छी तरह से नोट कर लेना। इस पर यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैंने एक ट्रायंगल के सभी मध्य बिंदुओं को मिलाया तो उस पर एरिया कितना बनेगा, उस पर एरिया कितना बनेगा। एक कंसेप्ट इसमें और आता है, वो ये है कि अगर देखो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई साहब, अगर आप सभी बिंदुओं को भी मिला देते हैं, ठीक है, अगर जैसे आपने ये सभी को क्या किया, मीडियंस है, ये सब क्या है, माध्यिकाएं हैं, जैसे A B C, ये D
ई एफ, ये सब क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो ये पूरा एरिया बराबर हिस्सों में बट जाएगा, बस ये ध्यान रखना। आप जितना भी जैसे इसको मिलाएंगे तो ये पूरा एरिया क्या होगा, बराबर हिस्सों में बट जाएगा। एक 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 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 6 हिस्से हो जाएंगे इसके पूरे एरिया के। इस पूरे एरिया के कितने हो जाएंगे, 6 हिस्से हो जाएंगे, ये ध्यान रखना आप। अगर कभी भी आपको ऐसे बोलता है तो ये पूरे एरिया के कितने हिस्से हो जाएंगे, 6 हिस्से हो जाएंगे। आप इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि भाई साहब ये कैसे, इस मान लो आपसे पूछ ले कि AEG का एरिया बताओ, AEG का एरिया, या फिर AFG का एरिया बताओ, तो आप उसको बता सकते हैं कि पूरी ट्रायंगल का एरिया 6 हिस्सों में बट गया तो इनका एरिया ये होगा। आपसे पूछ ले कि ये एक चतुर्भुज बन रही है EAFG या फिर GEAF, तो आप उसका एरिया बता सकते हो 1 और 1 2 होगा, 6 इसके बराबर, 2 का मान आप निकाल सकते हो कि 2 का मान क्या होगा। समझ रहे हो मेरी बात को मैं कैसे कर रहा हूं। एक चीज आपसे इसमें और भी पूछता है, एक चीज आपसे इसमें और भी पूछता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक चीज और क्या पूछता है। ऐसा ये क्या करने लग गया, बोर्ड अपने आप कहीं चलने लग गया। एक सेकंड रुको, बस ये बंद हो गया था, ये तो 1 से खुल गया, चलो कोई नहीं। एक चीज आपसे इसमें और भी पूछता है, हम अभी उसका डिस्कस करेंगे। 1 सेकंड रुक जाओ बस, ये मैं फिर से स्लाइड खोल लूं, ठीक है। तो यहां पर ये आपके पास आ गया। अगर आपसे यहां पर ये एरिया पूछे इस छोटे हिस्से का, अगर आपसे ये एरिया पूछे इस छोटे हिस्से का, तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसके भी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये मार्कर भी छोटा हो गया। अब देखो, अगर आपसे ये कहे कि भाई साहब ये एक मीडियन, फिर से बनाता हूं, ठीक है। अगर आपसे कहे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में ABC है, ये ट्रायंगल क्या है, ABC एक ट्रायंगल है, और इसके हमने मध्य बिंदुओं को मिलाया, ठीक है, इसके हमने मध्य बिंदुओं को मिलाया, ठीक है। और मिलाने के बाद जैसे हमने इसको ऐसे मिलाया, ठीक है, इनको ऐसे मिलाया और इनको ऐसे मिलाया, जो ये ट्रायंगल बन रही है, जो ये छोटी ट्रायंगल बन रही है ये वाली, अगर आपसे इसका एरिया पूछे तो, अगर आपसे इसका एरिया पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, एरिया 1/12 होगा। ये एरिया होगा 1/12, एरिया किसका, पूरी ट्रायंगल का। जितना भी पूरी ट्रायंगल का एरिया होगा ABC का, उसका 1/12वां हिस्सा होगा। ये कितना होगा, 1/12 होगा। ये आप ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप इस चीज को प्रूव भी कर सकता हूं मैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। इसमें देखो मैं आपको प्रूव करके थोड़ा सा, चलो अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए, मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे ये होगा। देखो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना ले रहे हैं हम, 4 ले रहे हैं। पूरी ट्रायंगल का एरिया, चलो 4 नहीं 12 ही ले रहे हैं। पूरी ट्रायंगल का एरिया मैं क्या ले रहा हूं, 12 ले रहा हूं। अगर मैं पूरी ट्रायंगल का एरिया 12 ले रहा हूं, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, D और E, इस ऊपर वाले हिस्से का एरिया कितना होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कहोगे ऊपर वाले हिस्से का एरिया होगा 12/4, 3 होगा। आप क्या कहोगे, 3 होगा कि नहीं। फिर मैं आपको यहां पर कहूं कि चलो ठीक है, इस ऊपर वाले हिस्से का एरिया हो गया 3। मैंने कहा ये जो सभी मीडियंस हैं, जो सभी माध्यिकाएं हैं, वो एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है। तो ये एरिया भी कितने में हिस्सों में डिवाइड होगा, 1 1 1 1 1 1 इतने में डिवाइड हो जाएगा, 6 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो आपने यहां पर कहा 6 = 12, तो इस पूरे एरिया का हिस्सा कितना होगा, इसका पूरे की बात कर रहा हूं अब मैं। तो आप कहोगे 2 का मान क्या आ जाएगा, 12/6 गुना में 2, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। मुझे पता था इस ऊपर वाले हिस्से का एरिया 3 है, और इस पूरे का अगर मैं बात करता हूं ADGE, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल टाइप बन रहा है ADGE, इसका एरिया कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और इस ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया कितना आ रहा है, ADE, इसका एरिया आ रहा है 3। तो मुझे पता चल गया इस हिस्से का एरिया कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 4 में से 3 गए 1, तो इस एरिया का हिस्सा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना, ये सब चीजें आपके बहुत काम की हैं भाई साहब। इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही आपको समझना था, तो आपको ध्यान रखना है। ये कितना हो गया, पूरे का एरिया था 12, तो इसका एरिया अगर 1 है तो इसका कितना हिस्सा हो गया, 1/12 हो गया, ये 1/12 हो गया, 1 आ गया। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, अगर पूरा एरिया आपको दे रखा है तो ये इसका 1/12वां हिस्सा होगा, ये इसका क्या होगा, 1/12वां हिस्सा होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपसे इसका भी एरिया पूछ सकता है, तो आप इसका एरिया बहुत आसानी से बता दोगे। देखो अब आपको 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है, वो क्या क्या है मैं उनको एक बार शॉर्ट
मैं फिर से बता रहा हूं, देखो जब कभी भी आपसे कहा जाए, ठीक है, कि हम मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूरी ट्रायंगल का एरिया 4 है तो इसका 1/4 है। अगर आपको कहा जाए कि हम सभी मीडियंस को मिला रहे हैं, अगर आपको कहा जाए कि हम सभी माध्यिकाओं को मिला रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक का हिस्सा 1 2 3 4 5 6 हिस्सों में बट गया, 1/6 1/6 1/6 होगा। प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? 1/6 1/6 1/6 होगा। ये आप ध्यान रखोगे। और फिर इसी के साथ अगर आपको कहा जाए कि सिर्फ इतने से एरिया का हमें पता करना है, ठीक है, जैसे ये जहां से गया, ये जहां से गया, और इस इतने एरिया का हमें पता करना है कि इसका एरिया क्या है, तो आप कहोगे 1/12 होगा। ये पूरी ट्रायंगल के एरिया का 1/12 होगा। आप ये सब चीजें ध्यान रखना, इन सब से आप पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इससे बनते हैं। इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लेना आप, ठीक है। ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज है। अब आगे चलते हैं, एक कंसेप्ट आपको और समझाता हूं, ठीक है। इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, जितने ज्यादा आप समझ लेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आता चला जाएगा। अब अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस का आधा होता है, ठीक है। जो राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस का आधा होता है। ये इसका क्या है? परिकेंद्र है। ये इसका क्या है? परिकेंद्र है। ये इसका क्या है? परिकेंद्र है। और आपको यहां पर देखो ये परिकेंद्र बन रहा है, ठीक है, ये यहां पर है। यहां से आप रखकर इसको क्या करेंगे? 90 ऐसे इसको घुमा देंगे, ठीक है, ऐसे घुमा देंगे आप। तो आपको ये बात भी और ध्यान रखनी होगी, जैसे मान लो ये ABC ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपको एक बात और यहां पर देखनी है, ये इसकी क्या हो गई? माध्यिका हो गई। AD क्या हो गई? इसका मीडियन हो गया। AD इसका क्या है? मीडियन है, जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये मीडियन है, ये साथ में इसका क्या है? मीडियन भी है, क्योंकि ये सामने वाली भुजा को क्या कर रहा है? 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। AD इज मीडियन ऑल्सो। AD क्या है? मीडियन है, साथ में ही क्या है? माध्यिका है। AD क्या है? माध्यिका है। इसको भी आप ध्यान रखोगे। और जो ये माध्यिका की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए कि इसकी माध्यिका की लंबाई कितनी होगी, तो आपको ध्यान रखना कि माध्यिका की लंबाई होगी h/2, क्योंकि ये एक रेडियस भी तो है, ये साथ में ही क्या है? रेडियस भी तो है। ये क्या है? रेडियस भी तो है। तो इसलिए आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये रेडियस होने के कारण ये h/2 इसका क्या है? मीडियन। माध्यिका की लंबाई क्या रहेगी? h/2 रहेगी, हाइपोटेनस का आधा रहेगी। ये बात आप ध्यान रखना, ये रेडियस है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है कि यहाँ पर ये कैसे कैसे कह रहा था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आई होगी। इसी पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, ठीक है। इन सब बातों पर अब देखो, अब मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अब देखो, RRB लोको पायलट 2005 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? RRB लोको पायलट 2005 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संपात बिंदु त्रिभुज का डैश कहलाता है। द ट्रायंगल पॉइंट ऑफ, ठीक है, 3 मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द डैश ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और आंसर करो। ठीक है, सभी साथी एक बार क्लास को शेयर करके आगे लेके चलेंगे शानदार तरीके से, हैं ना मानेगा। देखो एक त्रिभुज के क्या है, देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक त्रिभुज के तीनों बिंदु क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। एक त्रिभुज के तीनों माध्यिका जो है एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। उस बिंदु को क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। वो बिंदु क्या है, केंद्रक है। इसको ध्यान रखना, बस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कि वो क्या है। ऑप्शन ई इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसमें देखो एसएससी सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एसएससी सीजीएल 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? ध्यान से देखिए, हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है जिसका केंद्रक जी है, उसकी हमें भुजाएं दे रखी हैं। AB का मान 7, BC का मान 24 और CA का मान 25। हमसे BG का मान पूछा गया कि BG का मान क्या होगा। मेरी एक बात को ध्यान से समझिए, ये AB, BC और AC ट्रायंगल क्या बन रही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसके B बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जिसके B बिंदु पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इन्होंने AB का मान दे रखा है 7, BC का मान दे रखा है 24
और सीए का मान दे रखा है 25, तो आपको पता चलेगा कि ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे पता चला? ट्रिपलेट बन रहा है वैसे तो, पर आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो आपके पास ये कितना बन गया 625। 625 का स्क्वायर रूट करोगे कितना आएगा 25, तो ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती थी, मैंने आपको पहले ही समझाई थी, इसका स्क्वायर दोनों का जोड़ किसके बराबर, इसके ये वाली भुजा के बराबर होना चाहिए, है ना, इस वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो यही बात बन रही थी। देखो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ा 625। अगर आप 25 का स्क्वायर करेंगे तब भी 625 होगा, तो बराबर है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इन्होंने यहां पर क्या कहा, इन्होंने यहां पर कहा कि भाई साहब हमें बीजी का मान बताना है, और जी क्या है, जी केंद्रक है। जी क्या है, केंद्रक है। मतलब आपने एक बिंदु यहां से ऐसे डाला होगा, डी पर जाकर ये मिला होगा, तो हमें यहां पर मान लेते हैं कि केंद्रक है, ये केंद्रक बिंदु है जी, ये क्या है, इसका सेंट्रोइड है। एक बात मुझे बताइए, ये इसको किस अनुपात में बांटेगा? ये इसको 1:2 में बांटेगा, नहीं सॉरी 2:1 में बांटेगा। ये इसको किस अनुपात में बांटेगा? 2:1 में बांटेगा। ये बात तो क्लियर है। 2 कौन सा हिस्सा होगा? बीजी वाला हिस्सा होगा, बीजी रेशो जीडी। 2 कौन सा हिस्सा होगा? बीजी वाला होगा, और जीडी वाला हिस्सा होगा 1। हमें बीजी का मान बताना है, बता दूंगा मैं भाई साहब। बीजी का मान क्या होगा? 2/3 होगा। और टोटल का मान क्या होगा बीडी का? ये तो मैंने आपको भी बताया था कि भाई साहब ये कितना होगा 25/2, क्योंकि ये इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। ये भी कितना होगा 25/2। आप यहाँ पर कंपास रख के इसको क्या करेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अगर ये रेडियस है तो बीडी का मान कितना होगा 25/2। बीडी का मान क्या होगा 25/2। 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या होगा 25/3। तो आपको पता चल गया 8 या 24 और 1 25। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। क्वेश्चन वही है बट सोच नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन वही है सेम टू सेम, पर क्या है, सोच नहीं है। थोड़ी सी मतलब चीजें थोड़ी सी घुमाकर पूछने का प्रयास किया गया है। चीजें क्या किया गया है, घुमाकर पूछने का प्रयास किया गया है। 25/2, 25/2, तो ये भी 25/2। इसको 2:1 में बांटना था, हमने 2:1 में बांटा। 2 का हिस्सा मुझे बताना था, बीजी का मान मुझे बताना था 2/3। 2 से 2 कटा तो 25/3। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी। 8 या 24 और 1 25, तो बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगले क्वेश्चन, अगले टाइप की ओर चलते हैं। अब हमारे पास ये सेंटर वाला सिस्टम है, इसका अंतिम ही बचा है। हमने इसमें इन सेंटर पढ़ा, सरकम सेंटर पढ़ा, सेंट्रोइड पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है। ये क्या है, ऑर्थो सेंटर है। इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो किससे बनता है? लंब से बनता है, एल्टीट्यूड से बनता है। आप कहोगे फिर जो परी के अंदर था, सरकम सेंटर था, और ऑर्थो सेंटर में क्या अंतर होगा, क्योंकि वो भी तो लंब से ही बनता था। मैंने कहा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता था, ये एल्टीट्यूड से बनता है। मतलब क्या है कहने का, मतलब कहने का ये है कि जो ये वाला बनेगा भाई साहब, इसमें आप क्या करोगे, शीर्ष बिंदु से, मतलब एक बिंदु से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाओगे। इस तरह से 90 का, इस तरह से, जैसे सी से आपने बनाया, इस तरह से आपने बनाया 90 का, इस तरह आप क्या कर रहे हो, 90 डिग्री के लंब बना रहे हो, ठीक है। इसलिए इसको क्या कह देते हैं, लंब केंद्र भी कह देते हैं। इसलिए इसको क्या कह देते हैं, लंब केंद्र भी कह देते हैं। ये क्या है, लंब केंद्र है। ये क्या है, लंब केंद्र है हिंदी में। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में होगा ऑर्थो सेंटर। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना था, ये लंब केंद्र है। यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, अगर मैं ध्यान रखूं, यहां पर बनेगा पाई माइनस ए, 180 माइनस ए का, ये ध्यान रखना। पाई माइनस ए एक सीधा सीधा पूछेगा, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है अगर पूछेगा तो, कि भाई साहब इन सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, शीर्ष वाला एंगल दिया होगा, शीर्ष वाले एंगल का हमेशा इसमें रोल रहेगा, ठीक है। अगर मान लो बाहरी कोण आकर मिलते हैं तो उस पर, जैसे इन सेंटर पर बनता है 90 डिग्री प्लस में a/2, बाहरी अगर कोण समद्विभाजक होते हैं 90 डिग्री माइनस a/2। इसी तरह से अगर परी केंद्र की बात करता हूं, ठीक है, तो वहां पर बनता है 2a, ऊपर वाले कोण का दुगुना a। इसी तरह से अगर मैं ऑर्थो सेंटर की बात करता हूं तो इसमें 180 माइनस a मतलब पाई माइनस a का
कौन बनता है, इस तरह से चलेगा, ठीक है। और अगर कभी सेंट्रोइड की बात करेगा तो उसमें ट्रायंगल का एरिया के ऊपर ही बात करेगा वो, क्योंकि उसके ऊपर कौन के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में बात करता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों पर ध्यान देगा ये ज्यादा से ज्यादा आपसे क्या करेगा, सर्कम सेंटर का रेडियस पूछेगा कि सर्कम सेंटर का रेडियस क्या होगा, तो आप उसको बता देना कि सर्कम सेंटर का रेडियस होता है हाइपोटेनस का आधा। सर्कम सेंटर का रेडियस क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस का आधा होता है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है बस इसमें मेन जो है, ठीक है। ये ऑर्थो सेंटर है। फिर इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट आता है, ठीक है। फिर इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो कौन सा आता है, सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट आ जाता है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करेंगे जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने, इससे आप क्या समझते हो। हमें यहां पर दे रखा था O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का O क्या है, ऑर्थो सेंटर है। O क्या है, ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर है, ABC। फिर हमें यहां पर कहा गया कि BOC का मान क्या है, 100 डिग्री है। BOC का मान क्या है, 100 डिग्री है। फिर हमें यहां पर BAC का मान पूछा गया कि BAC का मान क्या होगा, इसका मान हमसे पूछा गया। मैंने आपको कहा कि O क्या है, ऑर्थो सेंटर है, लंब के अंदर है। तो आपको पता था भाई साहब यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, बताइए जल्दी से। आपको यहां पर पता था कि यहां पर कोण बनेगा 180 माइनस A का, और ये किसके बराबर दे रखा है, 100 के। तो एंगल A का मान क्या होगा, 80 डिग्री होगा। 80 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको दिखाता हूं कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से हम देखेंगे। एक सेकंड, ये रहा SSC CGL 2015 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगर आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर क्या है, लंब के अंदर क्या है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करने में कंजूसी है, इतना प्यार से दुलार से समझा रहे हैं तब भी शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। जल्दी से शेयर करो, सिमिलर ट्रायंगल आने वाला है। समरूप त्रिभुज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको ध्यान से समझना और उसके ऊपर क्वेश्चंस को देखना, बहुत मजा आएगा। अगर मैं O जहां पर देखता हूं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि O इज द ऑर्थो सेंटर। क्या कह रहा है, O इज द ऑर्थो सेंटर। जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है ABC और इसका O क्या है, ऑर्थो सेंटर है। O इसका क्या है, ऑर्थो सेंटर है। फिर आपको कहा गया कि BOC प्लस में BAC का मान बताओ। BOC का मान क्या होगा, पाई माइनस A, 180 माइनस थीटा, पाई माइनस A, क्योंकि भाई साहब मैंने आपको बताया ऊपर वाले कोण को यहां पर माइनस कर देते हैं। पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री माइनस A। फिर इन्होंने कहा प्लस में हमें किसका मान बताना था, हमें यह नहीं बताना था कि ऑर्थो सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, हमें मान बताना था एंगल BOC प्लस में BAC का। BAC का मान क्या हुआ, प्लस A, तो A से A कट गया, भाई साहब मान कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। आपके पास ऑप्शन कौन सा सही हुआ, C इज द राइट आंसर। C इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। C इज द राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, लंब के अंदर के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज, बहुत ही शानदार कंसेप्ट, उसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आप जितना ज्यादा ध्यान से समझेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का बनना ही बनना है। सिमिलर ट्रायंगल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका पक्का बनना ही बनना है, ठीक है। समरूप त्रिभुज, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका एक नंबर पक्का है। SSC हो, NTPC हो, ALP हो, ठीक है, किसी भी तरह का एग्जाम हो, UPSI हो, किसी भी तरह, इससे एक क्वेश्चन भाई साहब पक्का है सिमिलर ट्रायंगल से। आप ध्यान से देखोगे कि कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है, इसका मतलब क्या है। समरूप, जैसा कि ये कह रहा है कि समान रूप, सिमिलर दिखने में क्या हूं, समान हूं, बस रूप में समान हूं। कैसे कहना चाहता है आप ध्यान देंगे। यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, ठीक है। यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है ABC और यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है PQR। यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है PQR। सबसे पहले मैं आपको इसमें प्रॉपर्टीज बताता हूं कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी लगेंगी। आपको कैसे पता चलेगा, या तो ये खुद से बोलेगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, समरूप हैं। पहली बात हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल के होने से फायदा क्या होगा।
तो मैं ये बताऊंगा कि उसका फायदा क्या होगा। पहले उससे पहले भी हमें ये जानना होगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी कब, पहले ये जानते हैं फिर उसके फायदे जानेंगे। ठीक है, फायदे होंगे इसके बहुत सारे। तो मैंने यहां पर कहा कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी कब, पहले इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर तीनों एंगल बराबर हो जाएं तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अगर तीनों एंगल बराबर हो जाएं, मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री हो, ठीक है, और ये मानते हैं ये 50 डिग्री है तो ये भी क्या हो, 50 डिग्री हो, और इसी तरह से ये 70 डिग्री है क्योंकि ये 70 ही तो बचेगा, है ना, क्योंकि ये क्या हो गया 60 और 50, 110, 110 और 70, 180, तो ये भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो आपको यहां पर पता चल गया कि भाई साहब ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ये ध्यान रखना। इसी तरह से ये पहली कंडीशन तो ये कि भाई साहब तीनों कोण बराबर हो जाए, तीनों कोण क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। अभी इसमें और भी बताऊंगा कि अगर ये ट्रायंगल 60 है, अगर ये एंगल 60 हो तब इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का अंतर आएगा। अभी एक बार और बात करते हैं। पहली कंडीशन ये, फिर दूसरी कंडीशन तीनों साइड ही बराबर हो जाएं, S S S, भाई साहब तीनों साइड बराबर हो गई। भाई साहब इसका जितना मान है उतना ही इसका मान है, जितना इसका मान है उतना ही इसका मान है, जितना इसका मान है, भाई साहब ये तो समरूप हो गई, बिल्कुल ही मतलब सेम ट्रायंगल ही हो गई, तो वो तो सिमिलर होंगी ही होंगी। फिर एक कंडीशन और क्या कही कि SAS हो जाए, मतलब मानते हैं ये ट्रायंगल 5 है, ये भी 5 हो जाए, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाए। इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये वाली भुजा कितनी हो, और ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 हो, बाकी एंगल दोनों चाहे मैच करें चाहे ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, सिमिलर ट्रायंगल की हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, SAS, साइड एंगल साइड, इसको क्या कहते हैं, SSS, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, AAA। फिर चौथी कंडीशन ये बोलता है कि भाई साहब दो एंगल ही मैच कर जाए, AAS बोल देता है, ठीक है, मतलब दो एंगल किसी तरह से मैच कर जाए। भाई साहब अगर दो एंगल ही मैच कर गए तो रह क्या गया, तीसरा एंगल तो अपने आप मैच करेगा। मान लो एक एंगल 60 है, उसका भी एक एंगल 60 है, इसका एक एंगल 40 है, उसका भी एक एंगल 40 है, तो भाई साहब तीसरा एंगल तो उसको 80 होना ही पड़ेगा दोनों को, क्योंकि भाई साहब जब दो एंगल ही मैच कर गए तो तीसरा एंगल जाएगा कहां पे। तो इसका मतलब ये AA और AAA प्रॉपर्टी एक सी बात ही हो गई, इसमें कोई अंतर है नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई साहब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई, चलो हमने ये कंडीशनें जान ली कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, फिर उसका फायदा क्या। मैंने कहा जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं उसका फायदा सबसे पहला ये होगा कि उनकी साइडों का अनुपात बराबर होगा, उनकी साइडों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। कैसे कह रहा हूं मैं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूं। जैसे मान लो कि आपके पास यहां पर दे रखा है ट्रायंगल ABC, यहां पर आपके पास दे रखा है ट्रायंगल ABC, और यहां पर आपके पास ट्रायंगल दे रखा है PQR, यहां पर आपके पास ट्रायंगल दे रखा है PQR, और इन्होंने लिखा कि ट्रायंगल ABC सिमिलरिटी का निशान होता है ये ऐसा, ठीक है, उल्टा S सा, तो ये क्या है, ट्रायंगल PQR के क्या है, सिमिलर है। तो आपको पता था कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात बराबर कैसे, कि AB अपॉन PQ, AB के साथ कौन सी भुजा, PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन RQ, BC अपॉन RQ, इस तरह से। और आगे देखो इस तरह AC अपॉन, ठीक है, PR। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन आया कि साहब आपने यही तो कहा कि साइडों का अनुपात बराबर होगा, तो क्या हम AB के नीचे QR भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये लिखा कैसे हुआ है, इन्होंने किन किन ट्रायंगलों को सिमिलर किया है। जहां पर जो भी ये लिखेगा कि जैसे इन्होंने लिखा ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, जैसे इन्होंने ये लिखा तो इसको ध्यान रखना आपने, इन्होंने जिस हिसाब से लिखा होगा आप उन्हीं भुजाओं को उठा सकते हैं। जैसे AB और PQ को उठाया, AB और PQ, पहले इसके दो अल्फाबेट, इसके भी दो अल्फाबेट, फिर आपने AC और PR को उठाया तो AC और PR को ही लिया, इसका पहला और लास्ट, इसका पहला और लास्ट, फिर आपने BC और PQR को लिया, BC और QR, इसके दो अंतिम, इसके दो अंतिम। एक बात और ध्यान रखना कि जैसे हमने कहा कि ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और हमने कहा कि ये एंगल 60 डिग्री है, और फिर हमने कहा कि ये 40 है, तो आपने यहां पर कहा कि ये 40 है,
फिर आपने कहा कि ये 80 है, तो आपने ये भी कहा कि ये 80 है। आपको जो ट्रायंगल सिमिलर लिखनी है उसको लिखते हुए बहुत ध्यान रखना है, जो एंगल जिसके बराबर है उसको उसी पैटर्न पर लिखेंगे। जैसे हमने यहां पर लिखा ए बी सी, ट्रायंगल सिमिलर है। अब ए एंगल के बराबर कौन सा एंगल है? आर एंगल है, तो आप आर को ही पहले लिखोगे, ये बात ध्यान रखना। ए के बराबर कौन सा है, मतलब इसमें आपको पोजीशन को बहुत ध्यान रखना है, जो एंगल जिसके बराबर है उसी पोजीशन में वो आएगा। जैसे ए के बराबर कौन सा है? आर, तो आपने आर रखा। बी के बराबर कौन सा है? क्यू, तो आप क्यू रखेंगे। और भाई साहब सी के बराबर कौन सा एंगल है? पी, तो आप पी को रखेंगे। तो ये क्या बनेगा? आर क्यू पी बनेगा। और जब आपको साइडों का अनुपात लेना होगा तो जो एंगल बराबर हैं उनके सामने वाली भुजाओं का अनुपात लेना है। जैसे ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? बीसी, तो बीसी को लो। और भाई साहब उस ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है? पी क्यू, तो पी क्यू को लो। ऐसे ही जब आप इस पर भी नजर डालेंगे तो देखो ये खुद बे खुद वैसे ही हो रहे हैं। जहां पर भी लास्ट के दो अल्फाबेट, दो बीसी मिल रहे थे, यहां पर भी लास्ट के दो ही जाएंगे खुद बे खुद। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो और आगे हम देखते हैं जैसे 40 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए बी है, तो वहां पर 40 के सामने वाली भुजा कौन सी है? क्यू आर है। आप यहां पर देखो, आपने ए और बी पहले दो लिए और यहां पर भी पहले दो चले गए। इसी हिसाब से ध्यान रखना है कि जो लिखने का जो तजुर्बा होना चाहिए वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, उसी से भुजाओं का अनुपात सही आएगा। उसी से भुजाओं का अनुपात क्या आएगा? सही आएगा। जैसे आपको यह लिखा हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है आर क्यू पी के, अगर आप ए बी यहां से लेते हो तो यहां से आर क्यू ही लेंगे, अगर आप बी सी यहां से लेते हैं तो यहां से क्यू पी ही लेंगे, अगर ए सी यहां से लेते हैं तो यहां से आर पी को ही नीचे रखोगे, ये ध्यान रखना। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहां पर जैसे साइडों का अनुपात बराबर है तो ये और किसके बराबर होगा? ऊंचाई के अनुपात के बराबर। ऊंचाई भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी ऊंचाई का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। उनके परिमाप का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। उनके परिमाप का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। और इसी तरह से अगर हम इनका स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम इनका स्क्वायर कर देते हैं तो ये किसके बराबर होगा? एरिया के अनुपात के बराबर होगा। अगर आपको एक ट्रायंगल की दो, ठीक है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, अगर आपको एक ट्रायंगल की दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है और आप उनका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये उसके किसके बराबर होगा? उसके एरिया के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपको दो ट्रायंगल की भुजाओं का अनुपात दे रखा है, परिमाप का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो अगर आप उनका स्क्वायर करते हैं तो भाई साहब ये किसके बराबर हो जाएगा? उनके एरिया के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए अब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चनों की ओर लेकर चलता हूं। ठीक है, बहुत सारी चर्चा हमने इसके ऊपर की, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पल्ले ही पड़ रही है कुछ बात या नहीं। ठीक है, या फिर ऐसी ही सब बातें हवा हवाई हो रही है। बहुत तीन मतलब काफी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, देखो एसएससी CHSL 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? देखो एसएससी CHSL 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इन्होंने कहा कि दो समरूप त्रिभुज, दो सिमिलर ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड DEF, जैसे जैसे बोल रहा है, इन्होंने कहा कि समरूप जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखना। DEF, इसको ऐसे मत लिख देना EDF, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने हमसे ये पूछा कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF ये कौन सा सही रिप्रेजेंट कर रहा है? निम्न में से कौन सा त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल के बारे में सही है? ये हमसे कहा गया। तो मैंने यहां पर कहा भाई साहब AB/DE, ठीक है, हमारे पास किस किस का अनुपात बराबर होगा? कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा? AB/DE, AC/DF, BC/EF, इनका क्या होगा? इन भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर मैं इन सब का स्क्वायर कर देता हूं तो ये इसका किसके बराबर होगा? एरिया के अनुपात के बराबर होगा। ये इसके किसके बराबर होगा? एरिया के अनुपात के बराबर होगा। तो आपको यहां पर ध्यान से देखने पर पता चल रहा है भाई साहब, सिर्फ ऑप्शन बी इसमें क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। सिर्फ ऑप्शन बी क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात की गहराई को समझे आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया से इसमें सब क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन सब एग्जाम से पूछता है। NTPC 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। RRB NTPC 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अभी आपको SSC के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखना। त्रिभुज PQR इस प्रकार है कि PQ 8 सेंटीमीटर, QR 7 सेंटीमीटर और PR 7.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR
ठीक है, त्रिभुज PQR किसके सिमिलर है? XYZ के सिमिलर है। ठीक है, यदि XY का मान 16 सेंटीमीटर है तो हमें YZ का मान बताना था। देखो यहां से अगर मैं PQ ले रहा हूं तो यहां से मैं XY लूंगा, यहां से PQ अपॉन XY, और आगे हमें YZ का मान पूछा है, YZ का, इन दोनों का। इसके लिए मुझे QR अपॉन YZ लिखना होगा। यहां से लास्ट के 2 अल्फाबेट ले रहा हूं तो यहां से भी लास्ट के 2 अल्फाबेट लूंगा, पहले वाले शुरू के 2 अल्फाबेट शुरू। ठीक है, तो PQ का मान क्या दे रखा था? 8 दे रखा था। XY का मान क्या दे रखा था? 16 दे रखा था। क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। 8/16। फिर हमें क्या रखा था? QR का मान मुझे कितना दे रखा है? 7। मुझे मान किसका पूछा? YZ का। YZ का 8 दूनी 16, तो YZ का मान कितना हो जाएगा? 14। भाई साहब कौन सा आंसर सही हुआ? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। खेल गए कि नहीं खेले? ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा। बस इसमें देखो कई बार मन में ये आता है कि यार PR तो ले लो। PR क्यों लेंगे? PR से अगर ये हमसे X और Z का मान पूछता, अगर हमसे XZ का मान पूछता तो हम PR लेते, इसका भी पहला, इसका अंतिम, इसका पहला, इसका अंतिम, फिर तो लेते। अब इसने मान पूछा हमसे PQ अपॉन में XY का मान दे रखा था, QR अपॉन हमने YZ लिखा, YZ का मान हमने बता दिया, बात खत्म हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ध्यान से देखो। ये हर एग्जाम में ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। RRB ग्रुप D 2009 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, इसमें इन्होंने परिमाप की बात की गई है, देखो ध्यान से। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या कहा कि 2 समरूप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR का परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। परिमाप दे रखा है 36/24। फिर आगे इसने कहा कि यदि PQ का मान क्या है? PQ का मान, ठीक है, पहले इसने जो परिमाप दे रखा है वो ट्रायंगल ABC का ऊपर दे रखा है। इसने जो परिमाप दे रखा है वो क्या दे रखा है? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR है, और परिमाप किसका ऊपर है? ABC का ऊपर है। और हमसे AB का मान पूछा गया है तो हम AB को ही ऊपर रखेंगे भाई साहब, क्योंकि जिसका परिमाप का अनुपात ऊपर लेंगे उसी साइड को तो ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे? PQ का मान क्या था? 10, हमने 10 रखा। कितने पर जा रहा है? 6 पर काट लें, चिकम 36, 4 चिके 24, और देखो 2 गया, 3 गया, और यहां पर ये 5 पर गया, तो AB का मान कितना आ गया? 15। 15 इज द राइट आंसर। 15 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर। क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? AB का मान क्या होगा? 15 होगा। 15 इज द राइट आंसर। क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? और देखो, और आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखते चले जाओ, मतलब थोड़ा अजीब, मतलब बहुत ही ऐसा प्यारा गेम है यार ये। मुझे तो समझ नहीं आता कि इसमें लोगों को दिक्कत क्या है। एक बात मुझे ये बताओ, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, इसमें क्या कह रहा है? देखो यहां पर इन्होंने कहा कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 121 वर्ग मीटर और 64 वर्ग मीटर है। यदि त्रिभुज की माध्यिका 21.1 मीटर है तो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका होगी, ये हमसे पूछा गया। देखो जो माध्यिकाओं का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? एरिया आएगा। जब हम माध्यिकाओं का स्क्वायर करेंगे, जैसे M1 अपॉन M2 है, ठीक है, ये पहले उसका हमने अनुपात लिया, फिर हमने इसका स्क्वायर किया, तो ये किसके बराबर आएगा? A1 अपॉन A2 के बराबर आएगा। एरिया के बराबर ही तो आएगा। हम अगर भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर करते हैं, अगर हम भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर करते हैं तो ये किसके बराबर आता है? ये एरिया के अनुपात के बराबर आता है। तो अगर मैं एरिया का अनुपात का स्क्वायर रूट कर दूं, अगर मैं एरिया के अनुपात का स्क्वायर रूट कर दूं तो ये मेरे पास क्या आएगा? ये मेरे पास मीडियंस का अनुपात आ जाएगा। बस इतनी कहानी है इसकी। भाई साहब हमें क्या कहा गया? एक त्रिभुज की माध्यिका क्या है? 121/10 है। हमें दूसरे त्रिभुज की माध्यिका बतानी थी M2। एरिया हमें क्या दे रखा था? 121/64। ये बात सर्वोपरि ध्यान रखना कि जिस त्रिभुज का एरिया ऊपर रखा है उसकी माध्यिका भी उसी के ऊपर रखेंगे। जैसे हमने 121 एरिया पहली त्रिभुज का ऊपर रखा तो इसको भी ऊपर रखेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो 11 और 8 होगा। यहां पर ये गया 11 पर, तो M2 का मान क्या आया? 8.8 आ गया। ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात की गहराई को समझे? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अभी आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं, और देखिए 1 सेकंड, बस जल्दी जल्दी आंसर आप करते रहिए इन सब का। देखो ये आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन देखो, SSC CPO 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? मुझे बताइए।
एसएससी सीपीओ 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? बताओ मुझे। अभी रिसेंटली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? तो आप जैसे ही इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको पूरी तरह से देखो ध्यान रखना था। जैसे मैंने आपको बताया था, यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर किसके दी हुई है? आरपीक्यू के दी हुई है। ये वाला देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट था। आपको यहां पर पीक्यूआर नहीं लेना है, जो हम गलती कर जाते हैं। ठीक है, हम क्या गलती कर जाते हैं, इसको पीक्यूआर लिख लेते हैं। जो हम क्या, जबकि इन्होंने दे रखा था ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके? आर पी क्यू के, हम इसको क्या लिख लेते? पी क्यू आर, तो गलत हो जाता। इन्होंने फिर एरिया का अनुपात दे रखा था 1/4। अगर आप एरिया के अनुपात का स्क्वायर रूट करोगे तो ये किसका अनुपात आएगा? ये साइडों का अनुपात आएगा। ये किसका अनुपात आएगा? साइडों का अनुपात आएगा। आपको यहां पर क्या दे रखा था कि हमें एसी का मान निकालना है, कि एसी का मान क्या होगा। एसी मतलब यहां से पहले अल्फाबेट को और यहां से लास्ट वाले को, तो यहां से भी पहला और लास्ट ही आप लोगे। ठीक है, अच्छा एसी का हाँ, अच्छा एसी को ऊपर रखेंगे क्योंकि एसी का एरिया हमने क्या लिया? ऊपर लिया। ठीक है, एसी का एरिया हमने क्या लिया? ऊपर लिया, तो एसी को ऊपर रखेंगे। और नीचे देखो, अगर हम यहां से पहले को और अंतिम को ले रहे हैं, यहां से भी पहले और अंतिम को ही लेंगे, तो नीचे क्या लेंगे? आर क्यू लेंगे। नीचे कौन सी भुजा लेंगे? आर क्यू भुजा लेंगे। एसी का मान हमें बताना है और आर क्यू का मान हमें दे रखा है, या फिर क्यू आर कहूं, उसका मान दे रखा है 6, तो ये इसको काटेगा। तो एसी का मान कितना आएगा? 3 इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात की गहराई को समझे आप? एक बार फिर से देखोगे, हमें यहाँ पर जो ट्रायंगल का जो भी ट्रायंगल हमें सिमिलर कहीं होंगी, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल आरपीक्यू कहा है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप पहले और अंतिम का मान ले रहे हैं, ए और सी ले रहे हैं, यहाँ से भी पहले और अंतिम का ही मान लेंगे, आरक्यू ही लेंगे। तो आपको पता था एरिया का अनुपात 1/4 है, तो भुजा का अनुपात क्या होगा? 1/2। AC/6 हमने काटा, तो AC का मान क्या आ गया? 3। यही इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। समझे? चलिए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, उस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ये आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन दे दें? चलिए, यही क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए घर का होमवर्क है, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर ये सिमिलर का निशान है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? सिमिलरिटी का निशान है, इसको आप ध्यान रखना। यहाँ पर ये सिमिलरिटी का निशान है, इसको ध्यान रखना। चलिए फिर, ठीक है, आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूँ आपको क्लास, ये क्वेश्चन होमवर्क का है, आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपने सिमिलर ट्रायंगल के बारे में 1-2 बार फिर से रिपीट कर लेना, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल पर एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। कल एक रात को भी चैलेंज टेस्ट रखते हैं। ठीक है, जो रात का भी टेस्ट रहेगा। फिर मंडे से हम लोग इसमें सर्कल स्टार्ट कर लेंगे, ताकि आपको एडवांस मैथ में भी दिक्कत ना आए किसी भी तरह की। मंडे से सर्कल को स्टार्ट कर लेंगे। सर्कल बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सब चीज़ें उसमें समझेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। एडवांस मैथ की जंग को जीत ही लेंगे हम, अगर आपका और मेरा साथ रहा। ठीक है, आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और परिवर्तन बैच के बारे में मैं आपको यही कहना चाहता हूं, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, परिवर्तन बैच लीजिए, लेट मत कीजिए, क्योंकि वहां पर भी सभी क्लासेस चल रही हैं। मैथ की क्लास वहां पर चल रही है 9:30 बजे सुबह, और उसमें आपको PDF सब चीजें अवेलेबल हो रही हैं, टाइम टू टाइम सोल्यूशन की PDF भी मिल रही है। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। ऑफलाइन कमेंट करना आपको सेशन कैसा लगा, और सुबह जाना 8 बजे सुपर 30 सेशन में, और सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास में। आज के सेशन को यहीं तक। इसी के साथ कमेंट करके आंसर बताना और सेशन बताना कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।